हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारी सीरीज चल रही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। मैंने फाइनेंस कहां से लिख दिया? हाँ जी सॉरी, इंश्योरेंस। तो हमारी सीरीज कौन सी बन रही है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। हम करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपकी ऑनर्स हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, बस आपका सेमेस्टर 6 होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 2 चैप्टर पहले बन चुके हैं। आज चल रहे हैं हम तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो आज हम सीखेंगे इंडियन बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी बैंक पहले कैसे थे और अब कैसे डेवलप हुए, मतलब कौन सा बैंक कब बना, किस हिसाब से, उनके हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो चालू करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, टेंशन मत लो, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने नोट्स जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग में बना रखे, मैंने नहीं मेरे भाई ने बना रखे, थोड़े से मैंने भी देख रखा है उसके बारे में। ठीक है, मतलब कि दोनों ने मिलकर बनाए हैं। तो फिलहाल तो जो नोट्स हैं वो कंप्यूटर टाइपिंग में, वो मेरी राइटिंग में नहीं है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप इस नंबर पे पेमेंट कर, मतलब इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करके बात करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है ना, नंबर दे रखा है 8059639586। आसान है, तो इस नंबर पे जाइए, कांटेक्ट करिए। बस कोशिश करना सर कॉल ना करें, क्योंकि कॉल में कभी आप बिजी मिलते हो कभी हम बिजी मिलते हैं, तो आपको मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा ना वैसे। तो आप व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी पढ़ाई देने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट्सएप पे कर देना, इस नंबर पे कांटेक्ट, और जो भी अमाउंट होगा मिनिमम अमाउंट वो पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट ही नहीं रखते हम, 100 या 150 रुपए रखते हैं, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, सिंपल में मिल जाते हैं आप। शुरू करते फिलहाल। तो बात आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर की। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर चालू करने से पहले, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं इंडियन बैंकिंग के बारे में सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक क्या होते हैं। तो बैंक क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाइए फटाफट से देखिए। ठीक है, तो चालू करते हैं फिलहाल। तो बता देता हूं एक बार, बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग क्या है, डेफिनेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ लिखिए फटाफट। तो बैंकिंग क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन। आसान है। तो बैंकिंग क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक वित्तीय संस्था है जिसके पास 2 काम है, एक तो लोन देना और लोगों की जमाएं मतलब जो एक्सेप्ट करती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बैंक। आसान है। हाँ जी। तो बैंक के पास 2 काम है, पहली चीज लोगों को लोन देना और उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। सिंपल है। तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट क्या लिख दिया यार, ओह सॉरी, इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, समझ जाना, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और प्रोवाइड करती है क्या? लोन्स। ठीक है, अच्छा। तो अगर बात करी जाए भैया, ऐसे इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे होंगे, नहीं जी, 2 ही तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब अगर आप बात करो बैंक की तो बैंक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल बैंक, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक। बैंक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, इंस्टीट्यूशनल बैंक और नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक। इंस्टीट्यूशनल बैंक कौन से बैंक होते हैं? एक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, यानी जिस पे आप पूरा विश्वास करते हो, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल बैंक। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक जो आम पब्लिक नहीं चलाती, पुराने जमाने में होते थे, जैसे जमींदार हो गया, साहूकार हो गया, है ना। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो अगर आप बैंक के पास जा रहे हो, मतलब जो भी बैंक आपको जानते हो ना, जैसे SBI बैंक, HDFC बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, ये जो फलान ढिमक्का जो छोटे छोटे बैंक है, एक्सिस बैंक, ठीक है, तो ये सारे बैंक क्या है? इंस्टीट्यूशनल बैंक। लेकिन अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक की, तो वो कौन से बैंक होते हैं? जैसे जमींदारी, जानते हो जमींदार, जो पहले जमाने में होते थे जमींदार लोग, वो बैंकों की तरह ही काम करते थे, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए बोलते थे नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स। आसान है। अच्छा, अगर आप पैसे ले रहे हो किससे? फैमिली से, तो वो फैमिली भी आपके लिए क्या बन गई? बैंक बन गई, क्योंकि बैंक का काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना। तो अगर फैमिली से आप लोन ले रहे हो तो वो भी क्या बन गई आपके लिए? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इतना सिंपल था ना भाई? ठीक, आगे चलें। अच्छा, दोनों में से कौन सा बेटर है? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये वाला बेटर है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला बेटर है। मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, थोड़ा सा आप खुद डिसाइड कर लेना। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक है ना, इसमें फैमिली, जमींदार, इन सबसे कर्जा लेते हैं। हाँ जी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं होती। आपने डॉक्यूमेंट, जमीन के कागजात, आप लोन ऐसे ही ले सकते हो। पापा से लेने के लिए क्या जमीन का कागज रखने पड़ेंगे? फिर भी नहीं ना, पापा से तो वैसे ही मांग सकते हैं, ऐसे ही दोस्तों से मांगने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये बिना डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि आपको ये जानते हैं, इसलिए बिना डॉक्यूमेंट के भी ये लोग कई बार लोन दे देते हैं। लेकिन बैंक आपको 5 रुपए का लोन भी चाहिए, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई सामान क्या रखना पड़ेगा?
गिरवी रखना पड़ेगा। आसान है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की नीड ज्यादा होती है, यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, यहाँ पे पेपर वर्क कम होता है। यहाँ पे लोग फटाफट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग फटाफट नहीं मिलता। बस एक जो डिमेरिट्स है वो इसमें क्या है कि यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, ये होता है 2%, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है 12%। वो कह रही है भैया ये वाला कम होना, फिर तो भाई ये 2% जो मैंने बोला ये पर मंथ बोला है, यहाँ पे पर मंथ 2% है, यानी साल का माना जाए तो ये हो गया 24%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा होता है और वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। इस वजह से गवर्नमेंट कहती है आपको कहां से लोन लेना चाहिए, कहां पे काम करना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेना चाहिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो लोकल थे, आजकल बंद हो चुके हैं, जमींदारी लोग, ठीक है, ये सब सिस्टम बंद हो चुका है। पहले ये लोग चलते थे, लेकिन अब आ चुके हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। गवर्नमेंट ने सोचा पहले ये जो एरिया है ना हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को हटाने की जगह हमने क्या लेके आए, बैंक, जो कि कंट्रोल करेगा। जिससे बोलते हैं बैंक जो होता है ना किसी भी कंपनी की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। सिंपल है ना। हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने चालू किया आरबीआई, क्या बनाया, आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करेगा। आरबीआई मतलब होता है रिजर्व, ये नहीं पता होगा क्या आपको, यार क्या करें, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हाथों में कुछ हो रहा है। RESERVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि एक देश का सबसे बड़ा बैंक जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, देश का एपेक्स बैंक जो बोलते हैं, वो कौन सा है, आरबीआई। आसान है। ये इतना बड़ा बैंक है कि ये एक्चुअल में हमारी जमाई स्वीकार भी नहीं करता। हम अपने खाते खुलवाने जाएंगे ना तो नहीं खोलता ये, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है भाई, इसके कितने दुनिया के खाते खोलेगा, तो उसके लिए छोटे छोटे बैंक बने हैं। तो ये भैया काम क्या करता है, ये बैंक वालों के खाते खोलता है, समझे, हमारे खाते नहीं खोलता, हमारे खाते उन बैंक वालों के पास खुलते हैं, और बैंक वालों के खाते कौन खोलता है, आरबीआई। इतना सिंपल ना। तो आरबीआई जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, हमारा बैंक नहीं है। आरबीआई के बेसिकली काम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है बाकी बैंक्स को। और आपको पता है बैंक कितने तरह के होते हैं, यहाँ जी, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। समझो, कमर्शियल बैंक, आज तक आपने जितने भी ज्यादातर लोगों ने बैंक देखे हैं ना, वो ज्यादातर बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स मतलब ऐसे बैंक्स जो पैसों के लिए काम करते हैं, जैसे एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए। सिंपल है ना। ऐसी एक्सिस बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, एचडीएफसी और क्या कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके से जो बैंक है, ये सारे बैंक क्या काम करते हैं, ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो इन सभी बैंकों को बोला जाता है कमर्शियल बैंक, जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। ये है रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट ने खोला है। मैं आगे बताऊंगा सभी बैंकों के बारे में। गवर्नमेंट ने खोला है एग्रीकल्चर के प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो आम सोसाइटी नहीं होती, जो आसपास के लोग 10-15 लोग मिल जाते हैं और खुद ही नया बैंक खोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। आसान था, ठीक है। अच्छा, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। पहला पब्लिक बैंक और दूसरा प्राइवेट बैंक। कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक मतलब ऐसे बैंक जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे एसबीआई कहते हैं हम, एसबीआई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। एक्चुअली में एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, एसबीआई भी प्राइवेट सेक्टर ही है, लेकिन बस गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर एसबीआई के साथ रहता है, इस वजह से हम मान लेते हैं कि एसबीआई क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। हाँ जी। दूसरा आता है प्राइवेट बैंक। तो दोनों ही क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब पब्लिक बैंक में कौन से आते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे गवर्नमेंट ने जिन भी बैंक को नेशनलाइज कर रखा है वो सारे बैंक क्या होते हैं, पब्लिक बैंक। और ऐसे ही एसबीआई और उसकी सब्सिडरीज भी, वो भी क्या है, पब्लिक बैंक। बात आती है प्राइवेट बैंक की। तो प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, जो भी फॉरेन बैंक है, यानी विदेशी बैंक है, जो जितने भी विदेशी बैंक है, और वो चाहे इंडिया के बैंक हो, बस उनको गवर्नमेंट ने मतलब नेशनलाइज नहीं किया या फिर गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल नहीं कर रखा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट बैंक। आसान है। जिसे भी प्राइवेट यूनिट चला रही है, जैसे फॉरेन बैंक हो गए, इंडिया के बाकी बैंक हो गए, इनके अलावा वो सारे क्या हो गए, प्राइवेट बैंक। आसान है। जिसमें कौन कौन से बैंक आते हैं इंडियन बैंक में, जैसे पुराने बैंक जो भी हैं वो कौन से हो गए, प्राइवेट बैंक। कोई नया बैंक आया तो वो भी कौन होगा, प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट ने जिन्हें नेशनलाइज किया वही पब्लिक बैंक है, उसके अलावा बाकी सारे बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक। जैसे देना बैंक, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, हाँ जी, ओवरसीज बैंक ऐसी। अच्छा, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक भी अलग ही थोड़ा सा, मतलब कि लोकल एरिया में जो आसपास लोग होते हैं ना, वो अपने आप खुलवाते हैं अपने बैंक। मतलब कुछ लोग होते हैं एरिया में आसपास, वो चाहते हैं हम अपना अलग से यूनिक बैंक खोले, ठीक है, तो वो लोकल एरिया में बैंक खोल देते हैं, जिनकी कैपिटल लगभग 5 करोड़ होती है, और जो उसका प्रोमोटर होता है उसको 2 करोड़ की कैपिटल अपने पास रखनी पड़ती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सारे बैंकों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर था, इस तरीके से बैंक होते हैं कि आरबीआई जो होती है वो अलग अलग बैंकों को कंट्रोल करती है। जितने भी सारे बैंक हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। तो आरबीआई 3 की तरह के बैंकों की कैटेगरी बनाती है। पहला बैंक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, और तीसरा कौन सा होता है, कोऑपरेटिव बैंक।
ठीक है। कमर्शियल बैंक में ज्यादातर बैंक आते हैं, ठीक है, बाकी किसी में कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? दो तरह के, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक कौन से हैं? जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर रखे हैं, जैसे एसबीआई और नेशनलाइज बैंक जितने भी होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? पब्लिक बैंक। और जो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज नहीं किए हैं वो सारे क्या होते हैं? पब्लिक बैंक होते हैं। कौन कौन से? चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो इंडिया के बैंक हो, बस वो नेशनलाइज नहीं होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? प्राइवेट बैंक। आसान था, ठीक है। और इंडिया में बैंक कौन से होते हैं? जो भी पुराने हैं, जो भी नए हैं, या फिर जो भी लोकल एरिया में बैंक है, वो सारे क्या होंगे? वही क्या होंगे? इंडियन बैंक। आसान है, प्राइवेट बैंक। सिंपल था ना। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कैसा है उस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ डेट्स भी हैं कि कौन सा बैंक कब चालू हुआ और कौन सा बैंक कब खुला था, किसने चालू किया था, कौन से बैंक मिलके बने थे। लेकिन भाई आपको बताऊं, मैं बता रहा हूं, कॉलेज के पेपर है आपके, और कॉलेज के पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि एक एक नंबर में एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एक एक नंबर में एमसीक्यूज करने का तो कोई फायदा है नहीं कि भाई कौन सा बैंक कब चालू हुआ था, क्योंकि मैं इतने सारे बैंक्स हैं और इतने सारे डेट्स आप याद रखोगे ना तो पक्का भूल जाओगे। तो मैं ऐसे टॉपिक्स करवा रहा हूं जो आपके पेपर में कवर हो जाए, यानी अगर आपके पेपर में आया तो आप कर जाओगे, कुछ ना कुछ लिखे आओगे उसके अंदर। सिंपल है ना, क्योंकि 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर में मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आएगा, ना के बराबर ही कोई क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो डेट्स हो गई या फिर किसने वो चालू किया था, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका कोई आगे यूजीसी नेट वेट क्लियर करना है तो वहां पे तो एमसीक्यूज आएंगे, वहां पे करेंगे वो चीजें, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर जो चीज पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आप वैसे करके जाइए, ठीक है ना। फालतू में ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है कि पेपर में क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर वही वाली बात हो जाती है, बच्चे को बस नॉलेज है, जैसे कि एक नंबर में क्वेश्चन आया महात्मा गांधी कौन थे उनके बारे में बताने के लिए बच्चा पूरा ऐसे लिख आता है, तो टाइम वेस्ट होता है उसमें और कुछ नहीं होता। चालू करते हैं। तो बात आती है भैया आरबीआई, जिसे बोलते हैं एपेक्स बैंक। तो सबसे पहले उसी के बारे में सीखेंगे, मैंने बताया ना हर बैंक के बारे में आगे सीखेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। आरबीआई क्या है? ये एक ना एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मतलब एक देश का सबसे बड़ा जो बैंक होता है ना उसी को बोलते हैं एपेक्स बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक इसका दूसरा नाम है। तो आप सेंट्रल बैंक बोलो, एपेक्स बैंक बोलो, बातें की होती है। किसी देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा जो बैंक होता है वो एपेक्स बैंक होता है उस देश का। हमारे देश में जो है वो आरबीआई है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब चालू हुआ था? 1935 में। जो कि किस एक्ट के थ्रू चालू हुआ है? 1934 में एक अलग से एक्ट बनाया गया था, उसके बाद ही हमने 1 अप्रैल 1935 में अपना जो बैंक है आरबीआई उसको चालू कर दिया, ठीक है। क्या हमारा ही पूरे देश का पहला इकलौता बैंक था जो सेंट्रल बैंक बना? मतलब हमारा ही था जिसने सेंट्रल बैंक की स्थापना करी, मतलब सेंट्रल बैंक बनाया? नहीं जी, हमसे पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सेंट्रल बैंक उनके बन चुके हैं। आसान है, हाँ जी, हमसे बैंक, जैसे अमेरिका का देख लो फेडरल बैंक है ना, वही तो सेंट्रल बैंक है। वैसे ही सबसे पहला जो बैंक बना था पूरे विश्व में वो था रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन का। स्वीडन का कौन सा बैंक? रिस्क बैंक, जो कि कब बना था? 1656 के अंदर। समझे? इससे पहले भी आरबीआई से पहले भी बैंक बन चुके हैं जो कि सेंट्रल बैंक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा बैंक बना 1934 में, एक्ट पास होने के बाद। कब बना? 1935 में। आसान है, जिसका नाम क्या पड़ा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अच्छा, तो ये जो बैंक है ना आरबीआई 1949 तक, 1935 में बना था, 1949 में प्राइवेट बैंक था। 6 लोग इसको कंट्रोल करते थे, इसके थे एक तरीके से 6 शेयर होल्डर थे जो कि इसको कंट्रोल करके रखते थे, मतलब प्राइवेट बैंक था, गवर्नमेंट का बैंक नहीं था ये 1949 तक। फिर 1949 के बाद इसको नेशनलाइज किया गया और ये बना दिया स्टेट ऑन, यानी कि अब इस बैंक को कौन काबू करेगी? गवर्नमेंट काबू करेगी। आसान है ना। पहले बैंक था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, लेकिन 1949 के बाद इसको क्या बना दिया गया? गवर्नमेंट का बैंक। आगे चलते हैं। अब भैया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि आरबीआई के काम क्या होते हैं, क्यों बनाया गया है हमने आरबीआई? तो हमने क्यों बनाया आरबीआई? फॉर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि देश के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया। मतलब देश के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको संभाल के रखने का काम, देश में इन्फ्लेशन कैसे होगा उसको कंट्रोल करने का काम, देश में पैसा कैसे इशू करना है उसको काम करने का काम। समझ में? स्टेबलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम, प्राइस लेवल स्टेबल करने का काम। स्टेबल करने का काम किस चीज का? एक्सचेंज रेट, जो विदेशी एक्सचेंज रेट होती है ना, यानी $1 कितने का है, वो सब एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने का काम कौन करेगी? आरबीआई। आसान है। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमने आरबीआई को बनाया था। सिंपल है, आप आराम से लिख दोगे इनके बारे में। बात आती है फंक्शंस। तो फंक्शंस में यानी कि क्या काम करता है आरबीआई जो है वो क्या काम करता है, तो जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हीं को फुलफिल करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ही आप फंक्शंस में लिख सकते हो, लेकिन वैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा और लिखवा दिए, जैसे कि वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक मतलब यहाँ पे स्टेट का काम है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की भलाई के लिए काम करता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश के अंदर पैसों से रिलेटेड जितनी भी है वो स्टेबिलिटी लाने का काम करता है कौन? आरबीआई। आगे चलते हैं। अथॉरिटी, आरबीआई के पास क्या क्या अथॉरिटी है, आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है? तो पहला काम इशूइंग करेंसी, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझो। इशूइंग करेंसी, आरबीआई जो है वो करेंसी इशू कर सकता है, लेकिन करेंसी इशू करने के लिए उसको 2 कैटेगरी फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब उसको
दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, पहला और दूसरा। करेंसी इशू करने के टाइम पे उसके पास 23 और 17 का रेशियो होना चाहिए। जो 23 वाला पार्ट है वो तो वो अपने पास रखेगा गोल्ड की फॉर्म में, और 17 वाला पार्ट रखेगा करेंसी की फॉर्म में। मतलब समझे? अगर आरबीआई चाहता है नोट छापना, तो अगर वो नोट छापना चाहता है ना, तो उससे ज्यादा उसके पास क्या होनी चाहिए? गोल्ड भी पड़ा होना चाहिए। यानी कि देश में जितना भी मतलब जितना भी वो नोट छापना चाहता है उससे ज्यादा उसके पास गोल्ड पड़ा होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो उसे वो स्टेबल कर सके। ठीक है, तो जितना भी पैसा होगा वो अपने पास रखेगा पहले से। अच्छा, कितना पैसा अपने पास रखेगा? 200 करोड़ रुपए रिजर्व। सुनिए मेरी बात है, आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई नोट छाप सकता है, लेकिन उसके पास कंडीशन है, दो कंडीशन। क्या? आरबीआई को 200 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व में रखने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर कुछ पैसा है आरबीआई के पास तो चाहे तो वो जनता में बांट सकता है नोट छाप के। आसान। आरबीआई को अपने पास कितने रखने पड़ेंगे? 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखने पड़ेंगे। और वो 200 करोड़ रुपए ऐसे वैसे रिजर्व में नहीं होंगे, वो भी दो पार्ट में डिपेंड होंगे, 23 और 17 के पार्ट में। 23 वाला जो पार्ट होगा वो गोल्ड की फॉर्म में होगा, जिसे हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, और जो 17 वाला पार्ट होगा वो करेंसी के फॉर्म में होगा, जो कि आपके देश की इकोनॉमी को संभालने के काम आएगा। सिंपल था। आगे चलते हैं। जो आरबीआई है वो क्या है? वो बैंकर्स बैंक है। आरबीआई किसका बैंक है? बैंकों का बैंक। आपने सुना होगा सीआरआर, एसएलआर, है ना, कैश रिजर्व रेशो और सीडीएसटी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है भाई? हाँ जी। तो इन सब के थ्रू आरबीआई जो है ना, मतलब कि बैंक पे कंट्रोल करके रखती है कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट ना चार्ज करे या फिर बैंक कम इंटरेस्ट ना चार्ज कर दे ज्यादा, जिससे लॉस हो जाए। ठीक है, तो इन सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई कंट्रोल करके रखती है। अच्छा, इन सब के बारे में, इन सब पॉइंट्स के बारे में ना मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं ऑलरेडी, सीआरआर मतलब आरबीआई के सारे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो क्या करें? चलो, अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको चाहिए कि इन फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दो भैया अच्छे तरीके से कि इन फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या चीजें होती हैं, तो उनके लिए मैं ना एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं। उसका मैं ना लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो मैं कमेंट में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो आराम से। इनको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पूरी अथॉरिटीज को, या फिर फंक्शंस बोल दो इन्हें। ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बैंक, आरबीआई जो है वो किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि कहते हैं लोगों से पैसा लेना है, तो आरबीआई को लोगों से पैसा ले लेती है अपनी सिक्योरिटीज को बेच के। याद है ना, हमने सीखा था ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मेरे को पता नहीं भाई आपको याद है या फिर नहीं याद है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, मैं ना कमेंट बॉक्स में आपको लिंक लगा के दे दूंगा, क्या बोलते हैं, इसकी वीडियो का, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वो वीडियो देख के आ सकते हो। तब आपको ये फंक्शन समझ में आ जाएंगे, सीआरआर, एसआर, ओएमओ होता क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं। फॉरेन रिजर्व, अब जो विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं ना, यानी जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, यानी जो विदेशी पैसे होते हैं, उनको भी अपने पास स्टोर करके रखती है आरबीआई। ठीक है, ताकि अगर कोई इंसान विदेशों से ट्रेड कर रहा है तो फिर उसको दिक्कतें ना हो, फॉरेन रिजर्व दे सकता है वो उन्हें। आगे चले। हाँ जी, बात आती है तीसरा पॉइंट, कमर्शियल बैंक के बारे में आप सीखते हैं। ठीक है, हमने आरबीआई के बारे में सीख लिया, ये रहा आरबीआई। अब हम सीखेंगे किसके बारे में? कमर्शियल बैंक्स के बारे में। मैं बता रहा हूँ ये सारे बैंकों के बारे में हम सीखेंगे आगे चल के, धीरे धीरे आराम से, टेंशन मतलब ज्यादा पॉइंट नहीं है, ये 3 है ना, ज्यादा मतलब यहाँ पे 4 सिखा रहा हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, बस खाली 9 पॉइंट। सुनिए, कमर्शियल बैंक्स के बारे में सीखेंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक मैंने बताया अभी 2 तरह के होते हैं। पहला बैंक होता है कौन सा? पहला होता है पब्लिक, और दूसरा क्या होता है? प्राइवेट। तो कमर्शियल बैंक 2 तरह के होते हैं, पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो हम सीखेंगे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? सुनिए, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा बैंक होता है जिसे कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले के टाइम पे ना 1955 से पहले उस टाइम पे कुछ बैंक होते थे, जैसे सबसे पहला बैंक बना था हमारे देश में कोलकाता में। ज्यादातर ट्रेड हमारे देश का कहां से होता था? कोलकाता से। लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया जो कोलकाता होता है ना, वो देश के कोने में पड़ता है, जहां पे ट्रेड तो संभव है लेकिन पूरे देश तक कवरेज नहीं पहुंचा सकते हम। तो हमने दूसरा बैंक बनाया कहां पे? बॉम्बे में। क्या दिया यार, हमने दूसरा बैंक स्थापित किया कहां पे? बॉम्बे में, ताकि क्या बोलते देश को कवर किया जा सके। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से कुछ बैंक्स थे जो कि हमने कोलकाता में और बॉम्बे में मतलब कि बनाए थे 1955 से पहले। लेकिन इन्हीं बैंकों को बोला जाता था इंपीरियल बैंक्स। क्या बोला जाता था? इंपीरियल बैंक्स। और फिर 1955 में हमने सोचा क्यों ना इन बैंकों को हटाते हैं, मतलब इंपीरियल बैंक को हटा के हमने क्या बना दिया? एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना अगर पूछे जाए तो कहां पे हुई थी, कब हुई थी? वो 1955 में हुई थी। वो कैसे हुई थी? जो भी इंपीरियल बैंक्स थे उन सबको मर्ज करके हमने एक बैंक बनाया था जिसका नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में। ये चीज पहले सिखा चुका मैं। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। अब 1955 में जो था एसबीआई बन गया।
SBI 1955 में बन गया, ठीक है। लेकिन हम जो मानते हैं कि ये गवर्नमेंट बैंक है, उस टाइम पे पब्लिक बैंक था, मतलब कि प्राइवेट बैंक था, आम जनता चलाते थे इसे, प्राइवेट लोग चलाते थे इसे। तो गवर्नमेंट ने सोचा बहुत बड़ा बैंक बन चुका है अब ये, क्योंकि 3-3 बैंकों को मर्ज करके बना है तो पूरे देश पे कवरेज है इसकी। तो गवर्नमेंट ने पता क्या किया, SBI के साथ साथ 14 बैंक को नेशनलाइजेशन कर दिया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला अब से ये 14 बैंक जो है वो राष्ट्र के बैंक बन गए, यानी कि हम जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी इनके ऊपर थोपेगी, अब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये जो बैंक है वो काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और ये नेशनलाइजेशन कब किया गया, 19 जुलाई 1969 के अंदर। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 के अंदर 7 बैंकों को और नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब कि नेशनलाइजेशन को बढ़ा दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक बैंक बना दिए अपने। पहले तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, पहले कितने बैंक पब्लिक बैंक बनाए गए, पहले 14, फिर उसके बाद 7 बैंकों को और नेशनलाइजेशन करके पब्लिक बैंक बना दिया गया। आसान है। अभी तक टोटल फिलहाल गवर्नमेंट के पास 27 बैंक ऐसे हैं जिनका नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट कर चुकी है, यानी कि अगर बात की जाए देश में पब्लिक बैंक कितने हैं तो 27 बैंक पब्लिक बैंक है, ठीक है ना भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में। तो प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, जिन्हें कोई प्राइवेट एंटिटी ओन करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ज्यादा कंट्रोल में काम नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट उस पर कभी कंट्रोल करती है लेकिन उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करती जितना इन बैंकों पे करती है, पब्लिक बैंक्स पे, ठीक है। तो सुनिए प्राइवेट बैंक क्या होते हैं। 1993 में, इससे पहले देखो 1993 से पहले यानी कि 1991 आपने सुना होगा 1991 का किस्सा, जिसमें LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो नरसिम्हा राव जो सर थे हमारे, उन्होंने सोचा यार हमारा जो बैंक है ना वो गवर्नमेंट बैंक है, सारे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, जनता की भलाई के बारे में भी सोच पाएगा। तो इस वजह से 1993 के अंदर RBI ने गाइडलाइंस इशू करी कि प्राइवेट अगर कोई बैंक खोलना चाहता है तो वो किस तरीके से खोल सकता है, ठीक है। गाइडलाइंस का भाई 1993 में, और 2001 के अंदर उसके अंदर कुछ नए रूल्स ऐड किए गए ताकि क्या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए सके प्राइवेट बैंक्स पे, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स बढ़ने लग गए थे धीरे धीरे। क्या रूल्स है वो, कैपिटल जो है वो 200 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो RBI कैपिटल है ना, गवर्नमेंट डिसाइड करी थी 5 करोड़ होगी, लेकिन यहाँ पे जो उसकी कैपिटल है किसकी, प्राइवेट बैंक्स की, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी 200 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए प्राइवेट बैंक्स की कैपिटल, और नेटवर्थ उनकी 300 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए 3 साल के अंदर, समझे। हाँ जी, और फिर भी इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने बोला प्रोमोटरों की होल्डिंग 40% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 40% से ज्यादा अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है तभी वो प्राइवेट बैंक बन सकता है, वरना वो प्राइवेट बैंक बन ही नहीं सकता, ठीक है भाई। हाँ जी, तो प्राइवेट बैंक की ये चर्चे थी, मतलब कि ये बातें थी प्राइवेट बैंक की। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिख के आ सकते हो आराम से, ठीक है। वैसे एक पॉइंट नंबर में करवाने का तो मन करता ही नहीं। हाँ, बस ये फर्क है कि अगर ज्यादा डिफरेंस आएगा तो पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक में डिफरेंस आ जाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। मेन जो टॉपिक है वो RBI वाला है, और जिस बारे में मैंने बहुत चीजें बता चुकी है, ठीक है। और अथॉरिटीज एक बार कंफर्म कर लेना भाई, पक्का कर लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बार पूछी जाती हैं। और फंक्शंस के नाम से पूछ जाएंगे, बोलेंगे फंक्शंस बता दो RBI के, और आपको यही बताना पड़ेगा इशूइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, और क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तैयारी करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। और ये फंक्शंस मैंने कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें दे रखे हैं, आप आराम से वीडियो देख के आओ, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं अगला, लोकल एरियाज बैंक है। मैंने बताया था ना कुछ बैंक होते हैं लोकल एरियाज में, तो उन बैंकों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि SBI आप सीख चुके हो, अभी बताया मैंने SBI के बारे में कब बना था और किस तरीके से नेशनलाइजेशन किया गया उसके बारे में। फॉरेन बैंक के बारे में आगे सीखेंगे, अभी सीख रहे हैं फिलहाल लोकल बैंक के बारे में। पुराना बैंक और नए बैंक तो आपको पता है, जो पुराने हैं वो पुराने बैंक, जो नए अभी खुल रहे हैं वो नए बैंक। अच्छा, बात आती है लोकल बैंक। तो लोकल बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब लोकल बैंक क्या होते हैं, जो छोटे छोटे एरियाज नहीं होते, गाँव वहां पे तो गवर्नमेंट अपने बैंक खोल नहीं सकती, मतलब कि 500-600 लोगों के लिए गवर्नमेंट अपनी बैंक थोड़ी ना खोलेगी, अगले ट्रांजैक्शन नहीं होंगे जितनी हम सैलरी दे देंगे एक वर्कर को। तो अगर वहां के लोग खुद खोलना चाहते हैं कोई बैंक तो वो खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट उन्हें बैंकों का दर्जा तब देगी जब पहले तो वो कहलाएंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है उसी को बोलेंगे बैंक, ठीक है। अच्छा, लोकल सोसाइटी या फिर कोई पर्सनल इंसान है, मतलब कोई लोकल सोसाइटी है वहां की, या फिर कोई पर्सनल इंसान है तो वो बैंक खोल सकता है। उनकी कैपिटल जो होती है वो 5 करोड़ होनी चाहिए, और एक जो प्रोमोटर है उनकी कैपिटल 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, लोकल बैंक जो लोकल एरियाज होते हैं उनमें जो बैंक खुलते हैं उनको लोकल बैंक बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे प्राइवेट बैंक को प्राइवेट बैंक बोलते हैं, और गवर्नमेंट बैंक को मतलब कि गवर्नमेंट बैंक को पब्लिक बैंक बोलते हैं। लेकिन लोकल बैंक को क्या बोला जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लोकल बैंक को क्या बोलेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिंपल है ना। हाँ जी, और जो लोकल बैंक है वो कौन खोल सकता है, तो लोकल जो सोसाइटी है आसपास में कुछ लोग मिलकर खोल सकते हैं, या फिर कोई एक पर्सन है ना जिसके पास
प्रोमोटर की होल्डिंग 2 करोड़ होनी चाहिए और उस बैंक की कैपिटल टोटल 5 करोड़ होनी चाहिए, तो वो भी बैंक खोल सकता है। आसान है, ठीक है। ऐसे ना दुनिया में, मतलब सिर्फ दुनिया का ऐसे इंडिया के अंदर बस 5 बैंक है जिन्हें हम लोकल एरिया बैंक बोलते हैं। वो कितने? 5। पहला बैंक है पंजाब में, दूसरा गुजरात में, तीसरा महाराष्ट्र में और 2 बैंक हैं आंध्र प्रदेश में। समझे? तो ऐसे करके लोकल बैंक हमारे देश में कितने? 5। अच्छा, यहां पे खत्म होते हैं आपके ये 4 टॉपिक, बस गिनती के 5 टॉपिक रह गए और उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, ठीक है। और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से, घुटनों से, कोहनी से भी भाई, ये जो नाखून की दिख रहे हैं नाखून से भी आपको थैंक यू है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया कोई नहीं, आराम से कर दिया, बाद में वीडियो देखने के बाद कर देना, ठीक है। अब बस लो टेंशन यार, आराम से कर दिया बाद में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगली क्लिप के साथ। ये भी हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए, 4 या 5 पॉइंट और करवाऊंगा और आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। बढ़िया, जिसको नोट करना है नोट कर लिया करो भाई, ठीक है, कर लिया हो तुमने। हाँ भाई, तो शुक्र है। तो हमारा आगे बस छोटा सा टॉपिक और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। हाँ जी, वैसे तो 9 पॉइंट है, मतलब कि 8 ही पॉइंट करेंगे उतने में खत्म हो जाएगा आपका। तो बात आती है 5वां पॉइंट, जिसका नाम है फॉरेन बैंक। अब ये फॉरेन बैंक क्या है? इंडिया में अभी तक नहीं कह रहा हूँ, 2002 तक हमने गिना था तो 40 बैंक थे इंडिया में। 2002 तक हमने गिना तो 40 बैंक थे फॉरेन बैंक। अब ये फॉरेन बैंक होते क्या हैं? ऐसे बैंक जो इंडिया में तो है, मतलब ऐसे बैंक जिनकी ब्रांचेस तो इंडिया में है लेकिन वो इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड में हुए हैं। मतलब ऐसे बैंक जिनकी स्थापना विदेशों में हुई है। कोई बैंक जो स्टार्ट हुआ है विदेशों में लेकिन उसने अपनी ब्रांच कहां पे खोल दिया है? इंडिया में। इन सभी बैंकों को क्या बोला जाता है? फॉरेन बैंक। आसान है ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वैसे ही काम करते हैं बैंक भी, ठीक है। तो ऐसे बैंक जो विदेशों में स्टार्ट हुए हैं लेकिन वो कहां पे है? इंडिया में ब्रांचेस उनकी खुली हुई है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन बैंक। 2002 तक 40 बैंक थे इंडिया में। अच्छा, तो भैया ये बैंक क्या इंडिया में अलाउड है? हाँ जी, अलाउड है, लेकिन कब? केवल तब जब इनकी कैपिटल $25 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे रुपए की बात नहीं है, यहाँ पे डॉलर की बात है। तो जब उनकी कैपिटल $25 मिलियन से ज्यादा होगी, ऐसे बैंक जो फॉरेन बैंक है वो इंडिया में तभी अपनी ब्रांच सेटअप कर सकते हैं अगर वो $25 मिलियन से ज्यादा की कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तब। आसान। अगर वो ब्रांचेस अलग अलग सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बैंक है वो बोल रहा है मैं 3 ब्रांच सेटअप करूंगा, तो क्या तीनों में 25-25 चाहिए? तो हम बोल रहे हैं नहीं, तीनों में 25 नहीं चाहिए, ये 25 मिनिमम है कि आपको मिनिमम 25 रखनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं कि एक में 25 रख दूं, बाकी दोनों में 0-0 रख दूं तो चल जाएगा? हमने बोला नहीं, तब भी नहीं चलेगा। तब क्या करना पड़ेगा? जब 3 ब्रांचेस हैं तो हर एक ब्रांच के अंदर $10 मिलियन मिनिमम होना चाहिए। ये रहा, देखो $25 मिलियन मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, स्प्रेड ओवर 3 ब्रांचेस, 10 मिलियन ईच। यानी कि अगर आप एक ब्रांच सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर $25 मिलियन मिनिमम कम से कम बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा ब्रांचेस सेटअप कर रहे हो तो उनके अंदर $10 मिलियन हर एक ब्रांच के अंदर मिनिमम सेटअप होना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक दूसरे से पैसा लेके डीलिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप एटीएम भी खोलना चाहते हो हमारे देश के अंदर तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस कौन देगा? वो देगा RBI। सिंपल था। तो यहां पे क्या होता है फॉरेन बैंक के बारे में बात आती है। कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? मैंने बताया, जब छोटे लोकल एरियाज में 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर एक बैंक खोलने की सोचते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं कि हमें अपना बैंक खोलना है, तो ऐसे बैंकों को बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक। सॉरी, तो 10 या 2 से ज्यादा लोग खोलते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक। कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई सोसाइटी भी खोल सकती है ऐसे बैंक, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लोकल एरियाज। तो ये क्यों खोले जाते हैं? ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके लोकल एरियाज में। इनको खुलवाने में हेल्प करता है नाबार्ड और आरबीआई दोनों। तो आरबीआई और नाबार्ड हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव बैंक खुलवाने में। अच्छा, कुछ दिक्कतें भी होती हैं इन बैंकों में। हाँ जी, होती है। ये कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं किस पे? आरबीआई पे और नाबार्ड पे। जैसे एसबीआई बैंक है, वो खुद का ही अपना बैंक है, वो इतना बड़ा बैंक है कि भाई अपने आप ही स्टेबल होता है। लेकिन ये बैंक को, ये जो बैंक है ये डिपेंड होते हैं किस पे? आरबीआई पे और नाबार्ड पे। आसान है। ये बैंक हो गया या फिर रीजनल रूरल बैंक हो गया जो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, ये सारे बैंक किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? आरबीआई पे और नाबार्ड पे। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है वही। अच्छा, दूसरा, इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है एलआईसी से, यूटीआई से, या फिर कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनसे, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर लोन लेना चाहते हैं तो फिर वो बड़े बैंकों के पास जाएंगे, ना कि इन छोटे बैंकों के पास आएंगे, ठीक है। तो कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो एक दूसरे में ही यूटिलाइज किए जाते हैं, उनको ज्यादा वो नहीं मिलती, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती ग्रो करने की। बस ये तरह बात आती है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक, तो ये दोनों एक ही काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक दोनों ही एग्रीकल्चर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। बस ये जो कोऑपरेटिव बैंक है एक तरीके से प्राइवेट बैंक है कि प्राइवेट लोगों ने खोला है बस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक, सॉरी
ये जो रीजनल रूरल बैंक है ये गवर्नमेंट ने खोला है लोगों के काम करने के, मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर वालों को ही ये लोग लोन देते हैं, एग्रीकल्चर वालों का ही डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये सब काम केवल एग्रीकल्चर के करते हैं ये लोग। तो बात आती है सेटअप कब हुआ था। ये सेटअप हुआ था अक्टूबर में 1975 के अंदर। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप में से किसी ने कमेंट कर दिया था भैया थोड़ा ना वीडियो छोटी बनाओ, तो छोटी में कंटेंट तो उतना ही देना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो अगर आप दुगनी स्पीड पे देख रहे हो ना तो मेरा वॉच टाइम नहीं बन रहा और मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल जाऊंगा ना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया। इसे आराम आराम से 1x पे देख लो, सिंपल समझ में आ जाएगा सब चीजें, ठीक है ना। हाँ देख ये कुछ डीडी वाला यार दुगनी स्पीड पे लगा देंगे एग्जाम के टाइम पे। तो शुरू करते हैं, बताओ। हाँ, थोड़ा सा कमा दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ी सी एड वेड देख लिया करो हमारी। शुरू करते हैं। तो सेटअप हुआ था कब, मतलब रीजनल रूरल बैंक कब सेटअप हुआ था? अक्टूबर 1975 में सेटअप हुआ था। लेकिन कौन से एक्ट के थ्रू? 1974 के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्ट बनाया गया था जिसके बाद हमने रीजनल रूरल बैंक सेटअप कर दिया, मतलब हमने नहीं, गवर्नमेंट ने। उसके बाद इसकी कैपिटल जो है वो 5 करोड़ है। जैसे आरबीआई की कैपिटल 5 करोड़ होती है वैसे इसकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ होनी चाहिए। और ये स्पॉन्सर्ड, अगर कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे आरबीआई बोलती है हम आपको बैंक खोल के दे रहे हैं, मतलब हम खोल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक, या फिर कोई बोलता है नाबार्ड वाले NABARD, अगर कोई नाबार्ड वाले बोलते हैं कि हम खोल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक, तो अगर कोई स्पॉन्सर है इनका, रीजनल रूरल बैंक का कोई स्पॉन्सर है, तब उसकी कैपिटल 25 लाख तक हो सकती है। अगर कोई स्पॉन्सर नहीं है, रीजनल रूरल बैंक अकेला ही खुल रहा है परमिशन लेके सबसे, तब उसकी कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसे, तो 25 लाख तक की कैपिटल चल जाएगी, क्योंकि अगर दिक्कत हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, तो लोग इनके पास जा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बात आती है एनुअल रिपोर्ट। क्या इन बैंक वालों को भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है? हाँ जी, इन बैंक वालों को भी अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और इनकी एनुअल रिपोर्ट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? नोटिस ऑफ मीटिंग, यानी कि इनकी मीटिंग कब कब होगी उसकी नोटिस होती है। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, की डायरेक्टर्स का क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से उनकी कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है, किस तरीके से वो इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट। उसके बाद कंपनी मतलब फिलोसफी, की कंपनी की फिलोसफी क्या है, हमारी जो कंपनी है किसके लिए काम कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है, कमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, बिलियनियर्स के लिए काम कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, वो फिलोसफी लिखी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने सारी रिपोर्ट के अंदर फुलफिल करी है, ये बात रिपोर्ट के अंदर भी लिखी होती है। उसके बाद डिविडेंड रिपोर्ट, कि हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं अपने ओनर्स को, अपने मालिकों को, वो सब भी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में क्या होता है? फिर सेकंड पार्ट में होती है बैलेंस शीट कंपनी की और ऑडिटर्स रिपोर्ट। बैलेंस शीट होती है यानी कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, सारा कर्जे जो भी है वो सब लिखे होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ऑडिटर्स रिपोर्ट ये दिखाता है कि जो आपने बैलेंस शीट बनाई है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारे सारे सही हैं, समझ में आया? वो ऑडिटर्स रिपोर्ट भी सेकंड पार्ट के अंदर होती है। इतना खत्म भाई। बस नौवां और लास्ट पार्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो जो बैलेंस शीट होती है कंपनीज की वो थोड़ी सी अलग होती है, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर दिखाया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है एसेट्स, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे दिखाया जाता है कैपिटल हो गया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटी, और टोटल कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट होती है सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट होती है किसकी? बैंकों की। बस थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जो जनता से पैसे लेती है ना बैंक, जो जनता से पैसे लेती है बैंक, तो ये होता है उनके लिए लायबिलिटीज, एसेट में मतलब लिख देना इन्हें, ठीक है। और जो पैसा ये लोग लोन पे देते हैं, जो बैंक वाले पैसा लोन पे देते हैं, वो उनके लिए होता है एसेट, क्योंकि उनको उनसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सिंपल है, बस ये थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो इनकी कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो ज्यादा रहती है बाकी कंपनीज के मुकाबले। उनमें ट्रेडिंग का टॉपिक आता है, इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आता है। यहाँ पे खत्म होता है आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आने वाला नहीं इसमें, तो थ्योरी आएगी, तो फिर ये करने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर हमारी बात अच्छी लग रही है तो सर एक लाइक तो बनता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। तो अगर आप सच में भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और जिसने पहले से ही कर रहा है तो भाई सच बता रहा हूँ भाई, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में कर दिया आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अच्छा, किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज करें ना, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, जानते हैं। चलो फिर बाय।